हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इंजीनियर अरुण भदौरिया एक बार आप सभी का फिर से अनलॉक योर सक्सेस की दुनिया में स्वागत करता हूं। माय डियर, अनलॉक योर सक्सेस जो एपिसोड्स आपके सामने आ रहे हैं वो आपकी सफलता की वो कुंजियां हैं जो आपकी सफलता के ताले को खोलने वाली हैं। आज इसी क्रम में चौथा एपिसोड आपके सामने आ रहा है जिसका नाम है व्यापार की दुनिया। आज हम जानेंगे कि असल जीवन में व्यापार की दुनिया क्या है, क्योंकि कोई भी व्यापार करने से पहले उस व्यापार के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो उसी प्रकार से आपको व्यापार के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको भी जीवन में सफल होना है और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उपस्थित भौतिक वस्तुओं का उपभोग करना है तो ये सब सिर्फ और सिर्फ व्यापार से ही संभव है, क्योंकि नौकरी या किसी के लिए काम करके आप सिर्फ अपना भरण पोषण ही कर सकते हैं, क्योंकि नौकरी वो करते हैं जिन्हें अपने काम पे भरोसा होता है और जिन्हें अपने ऊपर भरोसा होता है वो व्यापार करते हैं। आइए आज जानते हैं कि व्यापार की दुनिया क्या है। तो सबसे पहले किसी भी दुनिया के अंदर जाने से पहले अगर वो दुनिया व्यापार की है तो असल जिंदगी में व्यापार क्या है। तो आज हम जानेंगे कि व्यापार क्या है। व्यापार क्रय और विक्रय, क्रय और विक्रय, क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना, क्रय और विक्रय ही व्यापार कहलाता है। ये एक शुद्ध भाषा है और इसको अगर हम दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो एक व्यक्ति या किसी संस्था के सामानों या वस्तुओं का स्वामित्व अंतरण करना या लाभ कमाना ही व्यापार कहलाता है। स्वामित्व का अंतरण सामान, सेवा या मुद्रा के बदले किया जा सकता है। जिस नेटवर्क या संरचना व स्थान में व्यापार किया जाता है उसे बाजार कहते हैं। आइए अब ये समझते हैं कि क्रय और विक्रय क्या है, यानी कि क्रय क्या है, विक्रय क्या है, बाजार क्या है। क्रय मतलब कि किसी मूल्य पर किसी भी वस्तु या सामान को किसी भी अन्य व्यक्ति से खरीदना क्रय कहलाता है। अन्य व्यक्ति मतलब कि जैसे मैं हूं, मैंने आपसे कोई एक सामान खरीदा तो मैंने उसको क्रय किया, और जिसे हम सीधी सी बात अगर करें कि सीधे से खरीदना यही क्रय कहलाता है। क्रय में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से जो खरीदा वो क्रय कहलाएगा। अगर जिसको हम आमतौर से अपनी जिंदगी में परचेजिंग भी कहते नहीं कि भैया क्या करने गए, परचेज करने के लिए गए थे, मैं परचेजिंग करने गए थे, और जिस मूल्य पे हमने वो सामान खरीदा वो जो मूल्य होता है वो उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य मतलब कि एक वैल्यू, जिस वैल्यू पे सपोज दैट मैंने आपसे एक पेन खरीदा, उस पेन की वैल्यू जो है वो 5 रुपए, यानी कि 5 रुपए मैंने आपको दिए, उसके पश्चात ही आपने वो पेन हमें दिया, तो जो ये 5 रुपए है, जो ये मूल्य है, ये उस वस्तु का क्रय मूल्य है। अब बात आती है विक्रय की। तो विक्रय की तो किसी भी मूल्य पर किसी भी वस्तु या सामान को किसी भी अन्य व्यक्ति को बेचना विक्रय कहलाता है, अर्थात जिसे हम आमतौर पे सेल्स के रूप में भी जानते हैं। और जिस मूल्य पर सामान अथवा वस्तु बेची गई है, जिस मूल्य पर सामान अथवा वस्तु बेची गई है उस मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। क्रय क्या होता है वो आपने समझा, विक्रय क्या होता है वो आपने समझा, और क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। अब बात आती है बाजार की कि यह बाजार क्या है, क्योंकि व्यापार एक बाजार से ही संभव है। क्रेता विक्रेता के साथ साथ में उस स्थान का होना बहुत आवश्यक है जहां पे ये क्रेता और विक्रेता एक साथ मिलते हैं। यानी कि अगर हम बाजार की बात करें तो बाजार एक ऐसी व्यवस्था है जहां खरीदार विक्रेता वस्तुओं का आदान प्रदान या लेन देन सुविधाजनक तरीके से करता है, या जहां पे भौतिक रूप से क्रेता और विक्रेता मिलता है। जैसे कि आपके रिटेल आउटलेट हो जाते हैं, या आपका कोई ई रिटेलर हो गया, या कोई बाजार हो गई, जैसे किसान बाजार है, फल सब्जी मंडी की बाजार है। तो बाजार एक स्थान है, इसमें आपका वित्तीय बाजार भी है, फाइनेंशियल जो मार्केट आपकी है, कि ये जो बाजार जहां पे क्रेता और विक्रेता यानी कि खरीदार
और लेनदार दोनों जिस जगह जिस स्थान पे इस प्रणाली को पूरा करते हैं, खरीदने और बेचने की, उस स्थान को हम बाजार कहते हैं। अब जानते हैं कि व्यापार कितने प्रकार के होते हैं। हमने क्रय के बारे में समझा, विक्रय के बारे में समझा, बाजार के बारे में समझा, क्योंकि व्यापार की दुनिया में यही आपके पहले 3 चरण हैं, क्रय, विक्रय और एग्जैक्टली सही आपने पकड़ा, क्रय, विक्रय और बाजार। तो माय डियर, क्रय के बारे में पता चल गया, विक्रय के बारे में पता चल गया, बाजार के बारे में पता चल गया। अब हम जानते हैं, क्योंकि आज का जो एपिसोड है यह है व्यापार की दुनिया, कि व्यापार की दुनिया है क्या, ये वर्ल्ड क्या है, ये व्यापार में क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या चीजें इसके अंदर सम्मिलित है, और कौन कौन से नियम आपकी जिंदगी में जरूरी है कि व्यापार में अगर वो नियमों का आप पालन कर लेंगे तो आप व्यापार में सफल हो जाएंगे, अपने व्यापार के क्षेत्र में आप बापू बन जाएंगे। तो व्यापार की अगर हम बात करते हैं तो व्यापार 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? घरेलू व्यापार, और दूसरा कौन सा होता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यानी कि विदेशी व्यापार। घरेलू व्यापार को हम लोग देसी व्यापार भी बोलते हैं। देसी व्यापार, घरेलू व्यापार, यानी कि जो एक देश के अंदर ही निहित है, मतलब कि जो अगर हम इंडिया में हैं तो हम इंडिया के बारे में बात करें। और अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मतलब कि जो देशों के बीच में हो, यानी कि 2 ही व्यापार है, एक घरेलू व्यापार है और एक विदेशी व्यापार है। अब घरेलू व्यापार की हम बात करते हैं तो घरेलू व्यापार को भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है कि क्षेत्र के आधार पर जो हमारा घरेलू व्यापार है, यानी कि जो हमारा देसी व्यापार है, जो हमारा डोमेस्टिक है, एक तरह से समझ लीजिए, उसको 2 आधार पे बांटा गया है। पहला बांटा गया है आपका क्षेत्र के आधार पे और दूसरा क्रय विक्रय के आधार पर। अब क्षेत्र के आधार पे अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्र के आधार पे भी देसी अथवा जो घरेलू व्यापार है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। अब ये 3 भाग कौन से हैं घरेलू व्यापार के? तो 3 भाग में जो पहला भाग है वो है स्थानीय व्यापार, दूसरा क्या है? राज्यीय व्यापार, और तीसरा क्या है? अंतरराज्यीय व्यापार। अब स्थानीय व्यापार क्या होता है उसे समझते हैं। स्थानीय व्यापार एक ऐसा व्यापार जो किसी स्थान विशेष तक ही सीमित हो, यानी कि इस प्रकार के व्यापार जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों ही स्थानीय होते हैं। यानी कि मैं रहता हूं लखनऊ शहर में, लखनऊ के पॉलिटेक्निक क्षेत्र में, तो पॉलिटेक्निक क्षेत्र में जो हमारे नियर बाई में, मतलब मैं भी यही रहता हूं और जो हमारा विक्रेता है, जो सेलर है, वो भी यहां पे रहता है। जैसे कि हमारा साग सब्जी की दुकान हो गई, दूध की दुकान हो गई, ये परचून की दुकान हो गई, तो ये दोनों लोग क्या है? स्थानीय है, एक ही जगह से संबंधित है। यानी कि क्रेता भी और विक्रेता भी सेम प्लेस से बिलोंग करते हैं। और हम अगर दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात क्या करते हैं? हम बात करते हैं, क्योंकि हमने बोला था कि 3 भागों में बांटा गया है। पहली स्थानीय व्यापार, दूसरा क्या? राज्यीय या प्रांतीय व्यापार। राज्यीय व्यापार क्या होता है? एक ऐसा व्यापार जो कि राज्य या प्रांत तक ही सीमित रहता है, जैसे कि कानपुर और लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, इन नगरों के बीच जो होने वाला व्यापार होता है ये उत्तर प्रदेश की सीमाओं तक ही सीमित होता है। यानी कि अंतरराज्य की बात समझिए कि एक राज्य उत्तर प्रदेश हमारा राज्य है, लखनऊ और कानपुर के बीच में जो आपका आयात निर्यात हो रहा है, जो कानपुर से लखनऊ के बीच में हुआ, फैजाबाद से आपका सुल्तानपुर हुआ, तो ये जितने भी हमारे ये जिले हैं, इन जिलों के जितना भी आदान प्रदान हो रहा है वो एक प्रदेश के अंदर ही निहित है, यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं में ही सीमित है। इसलिए ये राज्यीय या प्रांतीय व्यापार कहलाता है। अब जानते हैं तीसरा, स्थानीय व्यापार समझ गए। स्थानीय व्यापार के बाद में हमने राज्यीय व्यापार समझा, प्रांतीय व्यापार समझा। अब हम बात करते हैं तीसरी चरण के लिए कि अंतरराज्यीय व्यापार। एक ऐसा व्यापार जो एक ही देश की सीमाओं, यानी कि देश की सीमाओं मतलब कि हमारा जो देश है उस देश की सीमाओं पे ही एक ऐसा व्यापार जो एक ही देश की सीमाओं के अंतर्गत होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मध्य में जो व्यापार हो रहा है, कर्नाटक और बेंगलुरु के मध्य में जो व्यापार हो रहा है, ये जितना भी व्यापार हो रहा है ये पूरा का पूरा हमारे राष्ट्र यानी कि भारत की सीमाओं के अंतर्गत हो रहा है, 2 राज्यों के मध्य हो रहा है।
दो राज्यों के मध्य हो रहा है, इसीलिए इसका नाम अंतरराज्यीय है। ये अंतरराज्यीय व्यापार कहलाता है। अब दूसरी बात हम करते हैं कि क्रय विक्रय के आधार पर। तो क्रय विक्रय के आधार पर अगर हम बात करें तो क्रय विक्रय के आधार पर भी व्यापार को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है? थोक व्यापार, दूसरा क्या है? फुटकर व्यापार। अब थोक व्यापार की अगर हम बात करें तो थोक व्यापार क्या है कि जहां पर व्यापारी बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में वस्तुएं खरीदकर उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारी को बेचता है। फुटकर व्यापारी को जो बेच देता है, यही जो आपका है, ये थोक व्यापार होता है कि जहां पे वो हाई अमाउंट में, हाई क्वांटिटी में माल को परचेज करता है, देन छोटे छोटे फुटकर व्यापारियों को बांट देता है। फुटकर व्यापार। अब फुटकर व्यापार क्या, थोक व्यापार तो समझ में आया। फुटकर व्यापार क्या? फुटकर व्यापार जहां व्यापारी थोक विक्रेता से, जो अभी हम लोगों ने देखा कि थोक व्यापारी क्या कर रहा था कि पूरा का पूरा माल अपने पास डंप कर रहा था। फुटकर व्यापार में क्या होता है कि जहां व्यापारी थोक विक्रेता से थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीद कर उपभोक्ता को बेचता है। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, यानी कि हम, ठीक, उपभोक्ता को बेचता है, वो फुटकर व्यापार कहलाता है। अब हम आते हैं दूसरी चीजों पे। दूसरी चीज क्या कि विदेशी या अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अभी हम लोगों ने जो बात की वो की घरेलू व्यापार के बारे में और देसी व्यापार के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं विदेशी व्यापार अथवा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। वह व्यापार जो कि देशों के बीच में, वह व्यापार जो कि देशों के बीच में वस्तुओं का और सेवाओं का, सिर्फ और सिर्फ, देखिए सेल्स की मैं बात बताऊं कि कभी भी कोई भी चीज सिर्फ और सिर्फ वस्तु के रूप में ही नहीं बिकती है, सेवा के रूप में भी बिकती है। तो जो कि व्यापार, जो मैं विदेशी व्यापार बता रहा हूं, जो दो देशों के बीच में वस्तुओं का और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, वह विदेशी व्यापार कहलाता है। अब विदेशी, जैसे देशी व्यापार को भैया वर्गीकृत किया गया था, उसी प्रकार से हमारे विदेशी व्यापार को भी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? आयात, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट। दूसरा क्या है? एक्सपोर्ट। और तीसरा, पहला क्या हो गया? इंपोर्ट यानी कि आयात, दूसरा हो गया निर्यात, तीसरा हो गया पुनर्निर्यात। अब हम आयात के बारे में समझते हैं कि आयात क्या है। आयात क्या हुआ? जैसे कि जब कोई दूसरे देश का क्रेता विदेशों से माल खरीदकर अपने देश में लाता है, उसे आयात कहते हैं। मतलब कहने का क्या है कि जैसे मैं एक बायर हूं और मैंने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से कोई सामान खरीदा और उसको अपने देश में लेके आया, यानी कि वो क्या कहलाया? आयात। अब निर्यात क्या होता है? निर्यात होता है विक्रय के लिए। सपोज दैट मैं बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर हूं, हम बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, भारत में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विदेशों में निर्यात की जाती है। तो विक्रय के लिए, किस लिए? बेचने के लिए। और बेचना मतलब विक्रय। विक्रय के लिए अपने देश की वस्तु को दूसरे देश को बेचना निर्यात कहलाता है। आयात समझ में आया, निर्यात समझ में आया। अब हम बात करते हैं पुनर्निर्यात की, कि पुनर्निर्यात क्या है। पुनर्निर्यात क्या होता है कि जब वस्तुएं किसी दूसरे देश को स्थानीय उपयोग के लिए आयात नहीं की गई हो। मतलब कि किसी दूसरे देश से हम कोई वस्तु लेके आए हैं, लेकिन वो हम किसी अपने उपभोक्ता, अपने भारत देश के यूज के लिए नहीं ले रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, हम उसको वहां से किसी अन्य देश को निर्यात करने के उद्देश्य से लेके आए हैं। यानी कि कोई सामान, सपोज दैट हमने रूस से मशीन खरीदी और उस मशीन को हमने क्या किया? ब्रिटेन को सोल्ड आउट कर दिया। यानी कि जिसमें मीडिएशन होता है, मध्यस्थता होती है, वो व्यापार आपका पुनर्निर्यात कहलाता है। ऐसा व्यापार पुनर्निर्यात कहलाता है। आशा करता हूं कि आप व्यापार को समझ गए होंगे। अब जानते हैं कि व्यापार को करने के लिए किन नियमों को अपनाना है। देखिए, व्यापार का सीधा सा फंडा है कि व्यापार में अगर आपके नियम हैं तो आप व्यापार में कुछ भी कर जाएंगे, और बिना नियम के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि किसी ने कहा है कि संस्था वही आगे बढ़ती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन वही आगे बढ़ती है जो रूल्स को फॉलो करती है।
यानी कि नियम और कानून को फॉलो करती है। जैसे कि हम सभी लोग जितने भी भारतीय हैं, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बंधे हुए, वो रूल्स एंड रेगुलेशन है हमारी लाइफ में। उसी प्रकार से व्यापार, बिजनेस जो हम करने जा रहे हैं, क्योंकि बिजनेस ही एकमात्र एक ऐसा साधन है जो इस ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त प्रकार के उपभोगों का उपभोग करा सकता है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि नौकरी से सिर्फ और सिर्फ आप अपना भरण पोषण कर सकते हैं। आपकी बेसिक नीड नहीं खत्म होगी। आपकी जो चीजें हैं, आपकी जो ईएमआई जा रही हैं, आपके ऊपर जो कर्जा है, उसका लिटिल लिटिल अमाउंट हर महीने जो आपके ऊपर सेट है वो जाता रहेगा। नौकरी के माध्यम से आप अगर सोचते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितना भी सुख और जितनी भी समृद्धि है, जितनी भी भौतिक अवस्था में वस्तुएं हैं, वो हम प्राप्त कर सकते हैं, तो माय डियर, नौकरी से वो संभव नहीं है, परंतु बिजनेस से वो संभव है। क्योंकि व्यापार में वो ताकत है जो आपको इस दुनिया की समस्त उपस्थित भौतिक वस्तुओं का उपभोग करा सकती है। तो हम आज ये जानेंगे कि व्यापार को करने के लिए व्यापार के नियम क्या हैं। वो व्यापार के 10 नियम कौन से हैं जिसको अगर हम अपनी लाइफ में अपना लें तो माय डियर, हमें अपने व्यापार में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। व्यापार का सीधा सा फंडा है सिर्फ और सिर्फ एक, वो है नियम। जिसके नियम चलते हैं उसी का व्यापार चलता है। तो व्यापार का पहला नियम, व्यापार की दुनिया में जो पहला नियम है वो क्या कहता है कि व्यापार वही करें जिस व्यापार के बारे में आपको जानकारी हो। माय डियर, कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी के कहने पे, क्योंकि जो पहला एपिसोड था आपने मेरा देखा था, उसमें जो पहले एपिसोड का नाम था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपको जानकारी थी रियल एस्टेट की, आप काम क्या करने लगे? स्टॉक मार्केट का। जानकारी थी रियल एस्टेट की, काम करने लगे स्टॉक मार्केट में। प्रॉफिट आपको किस बिजनेस में हो सकता था ये आप सोचिए। एग्जैक्टली ना, रियल एस्टेट में, क्योंकि आपके पास में जो नॉलेज थी वो रियल एस्टेट की थी। पर किसी के कहने पे किसी ने बोला कि नहीं यार भाई, बहुत गजब का मजा आ जाएगा, आप स्टॉक मार्केट में आइए, स्टॉक मार्केट में बूम कर देंगे, आज के टाइम पे स्टॉक मार्केट ऊपर उठ रहा है। आपने उस व्यक्ति की बात सुनी कि हां ऊपर उठ रहा है, वो सच्चाई है कि वो मार्केट ऊपर उठ रहा है, बट आपको उसकी जानकारी नहीं थी। तो इसलिए व्यापार का पहला नियम है कि व्यापार वही करें जिस व्यापार के बारे में आपको जानकारी हो। उस व्यापार को कभी मत करें जिस व्यापार के बारे में आप जानते नहीं है, जिसका आपको एबीसीडी नहीं आता है, क्योंकि जिस चीज का एबीसीडी आपको आता होगा उसी चीज को आप पूरा का पूरा डिटेंशन से लिख सकते हैं माय डियर। दूसरा नियम क्या कहता है कि व्यापार में दूसरों पर उतना ही भरोसा रखें जितना आप नुकसान उठाने के काबिल हो। मतलब कि सीधी भाषा में अगर करें कि व्यापार में उतना ही भरोसा रखना चाहिए जितना आप नुकसान उठा सकें। यानी कि जिस नुकसान से आपकी किसी क्रियाविधि, आपकी किसी कार्य प्रणाली में कोई प्रभाव ना पड़े। क्योंकि व्यापार सीधे कहता है कि व्यापार कहता है मैं आपके लिए आया हूं, मैं आपके कहने पे चलूंगा, भरोसा करना है तो आप मुझ पे करिए, आप अपने आप पे भरोसा करिए और मुझ पे भरोसा करिए, ये व्यापार कहता है। लेकिन कई बार हम लोग ये गलतियां कर जाते हैं कि अपने व्यापार को किसी और के हाथों में सौंप देते हैं। बहुत भरोसा हो जाता है कि नहीं ये बंदा बहुत टैलेंटेड हो गया है, बढ़िया से चीजों को मैनेज कर ले जाएगा, और जिस दिन हम ये काम करते हैं माय डियर, हमारी जो गति थी ग्रो करने की, वो गति हमारी नीचे आने लगती है। तो दूसरा नियम व्यापार का क्या कहता है कि सामने वाले किसी भी व्यक्ति पे उतना ही भरोसा करिए जिसमें आपका कोई नुकसान ना हो। अगर कोई चीज खराब भी हो जाती है तो आपके व्यापार में कोई भी प्रभाव ना पड़े। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो व्यापार उसी व्यक्ति को करना चाहिए जिसे जोखिम लेना आता हो। माय डियर, मैंने जोखिम शब्द का प्रयोग किया क्योंकि बिजनेस का दूसरा नाम रिस्क भी है। और जो इंसान अपनी जिंदगी में रिस्क लेना जानता है वो इस दुनिया में एक नया आयाम और इतिहास हमेशा स्थापित करता है। हमेशा सबसे ज्यादा सफल वही लोग हुए हैं जिन्होंने रिस्क लिया है। और व्यापार का दूसरा नाम ही रिस्क है, क्योंकि जिन्हें अपने ऊपर भरोसा होता है ना, वही रिस्क लेते हैं, और जिन्हें अपने काम पे भरोसा होता है वो नौकरी करते हैं।
तो जो तीसरा पॉइंट है आपका, वो तीसरा पॉइंट यह है कि व्यापार उसी व्यक्ति को करना चाहिए जिसे जोखिम लेना आता हो, जिसे रिस्क लेना आता हो, जो रिस्क फैक्टर को समझता हो कि हां अगर ये हो गया तो भी हम टूटेंगे नहीं। जिस प्रकार से द मांझी द माउंटेन मैन ने, वो कोई व्यापारी नहीं था लेकिन उसकी एक सोच थी, एक रिस्क उसने लिया था ना इतना बड़ा पहाड़ काटने का, लेकिन उसे पता था, उसको अपने ऊपर भरोसा था कि मैं काट के ही छोड़ूंगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये लाइन थी मांझी द माउंटेन मैन की। उसी प्रकार से जो हमारा तीसरा नियम है कि व्यापार उसी व्यक्ति को करना चाहिए जिस व्यक्ति के अंदर क्षमता हो जोखिम लेने की, यानी कि रिस्क को उठाने की, केवल उसी को व्यापार करना चाहिए, अन्यत्र किसी व्यक्ति को व्यापार नहीं करना चाहिए। चौथी बात मैं करता हूं कि व्यापार में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है व्यापार के लिए, वो क्या है कि व्यापार में आपको धैर्य रखना होता है। धैर्य मतलब पेशेंस। व्यापार है, एक दिन में पॉसिबल नहीं है, कई बार होता है कि हो जाता है, बट मोस्ट प्रोबेबली एक बार में संभव नहीं है। जो चीज एक बार में संभव नहीं है, यानी उसके लिए हमें समय देना है। अब आपके पास में पेशेंस है तो आप उस चीज पे टाइम देंगे। कोई व्यक्ति एक दिन में सुपरस्टार नहीं बना, कोई व्यक्ति एक दिन में सेलिब्रिटी नहीं बना, कोई व्यक्ति एक दिन में सक्सेसफुल नहीं बना, कोई व्यक्ति एक दिन में बिलियनर नहीं बना। उसने प्रॉपर टाइम दिया, उसने पेशेंस रखा अपने काम पे, अपने सिस्टम पे और अपने आप पे, क्योंकि धैर्य सफलता की वो कुंजी है जो ताले को तोड़ के ही मानती है। तो व्यापार अगर आपको करना है, आप व्यापार को करना चाहते हैं, तो व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका धैर्य। आपको पेशेंस रखना होगा, धैर्य आपको रखना होगा, और यही धैर्य माय डियर, यही धैर्य, यही पेशेंस आपको सक्सेसफुल बनाएगा, आपको अपने व्यापार का हीरो बनाएगा। पांचवा पॉइंट, यानी कि नियमों का पांचवा नियम, जो 10 नियम है हमारे, उस 10 नियम का पांचवा नियम, असंतुष्ट ग्राहकों से सीखें। जो आपके अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स होते हैं ना, उनसे सीखना है। असंतुष्ट ग्राहकों से सीखें कि क्या कमी है, क्योंकि आपकी कमी को सही सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति बता सकता है जो आपसे असंतुष्ट है, जो आपके प्रोडक्ट से असंतुष्ट है, जो आपके व्यापार से असंतुष्ट है। और सीखने का, अपनी गलतियों को सुधारने का, इससे बड़ा कोई स्रोत व्यापार में नहीं है। तो अपने असंतुष्ट ग्राहक जितने हैं उनसे आप हमेशा पूछते रहिए कि आपको हमारी कौन सी सर्विस नहीं अच्छी लगी, आपको हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं अच्छा लगा। क्योंकि जो ये असंतुष्ट ग्राहक है ना, ये आपके मुंह पे आपकी सच्चाई बोल के जाएंगे, या आपके मुंह पे आके नहीं नहीं आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया बोल के नहीं जाएंगे। जो ये बताएंगे उसी चीज को हमें सही करना है, और जैसे ही हमने उन असंतुष्ट ग्राहकों को संतुष्ट कर दिया, व्यापार आपका है माय डियर। और नियम ये पांचवा है। अब आते हैं हम लोग छठवें नियम की ओर कि व्यापार में आपको ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बनाने का होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ग्राहक, सभी लोग जानते हैं कि यार व्यापार करेंगे तो हमको कस्टमर्स चाहिए, हमको कस्टमर्स चाहिए। तो इसमें जो नियम है, छठा नियम क्या है कि आपको व्यापार में ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बनाने हैं। और ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बनाने का मतलब क्या है कि ये आपके वो उपभोक्ता हैं जो आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे। सपोज दैट आप एक लॉयर हैं, पेशे से आप एक अधिवक्ता हैं, तो जितने ज्यादा आपके पास क्लाइंट्स होंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आपके पास में होगा। ये सीधी सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ अलग से नहीं सीखना है कि भाई जितने ज्यादा आएंगे हमारे पास में ग्राहक उतना ही होगा। डॉक्टर सोचता है जितने पेशेंट्स आएंगे उतना हमारा पैसा बनेगा, लॉयर सोचते जितने क्लाइंट्स आएंगे उतना बनेगा। मैं खुद बीइंग अ मोटिवेशन स्पीकर, मैं खुद सोचता हूं ये चीज कि जितने ज्यादा कंपनीज हमारे पास आएंगी उतना ज्यादा हमारे पास में पैसा बनेगा। तो ये छठा नियम जो है व्यापार का, ये छठा नियम जो आपका है व्यापार का, वो क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बनाने हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट का आदी बनाना है। आदी मतलब कि आदत डालनी है। आप जो भी व्यापार कर रहे हैं, आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, अपनी उन चीजों का आपको सामने वाले को आदी बनाना है, उसके अंदर आदत डालनी है। माय डियर, अब हम बात करते हैं सातवें पॉइंट की कि व्यापार का सातवां पॉइंट क्या है। तो माय डियर, जो व्यापार का सातवां पॉइंट है, अक्सर यहां पे लोग गलतियां कर जाते हैं और व्यापार में धोखा खा जाते हैं। सातवां पॉइंट है आपका, जल्दी से जल्दी लाभ कमाने की ना सोचें।
जल्दी से जल्दी लाभ कमाने की ना सोचे। कई बार क्या होता है कि हम लोग व्यापार में आए, हम लोग व्यापार हमने चालू कर दिया, व्यापार हमारा स्मूथली रन करने लगा। अब हमारे दिमाग में आता है कि ऐसा क्या करें कि हमारे पास में प्रॉफिट जल्दी से जल्दी आए। आज सुबह हमने कोई काम किया, इवनिंग में हमारे पास में प्रॉफिट आ जाए। तो अगर आपने सुबह कोई काम किया और इवनिंग में प्रॉफिट चाहिए तो माय डियर आपको फिर नौकरी कर लेनी चाहिए। आपको, जैसे लेबर है, लेबर क्या करता है, सुबह निकलता है, शाम को घर आता है, शाम को अपनी दिहाड़ी लेके आता है पूरे दिन काम करके। वो जल्दी से त्वरित लाभ कमाने वाला इंसान कभी व्यापारी नहीं कहला सकता। जल्दी से जल्दी लाभ उठाने वाला व्यक्ति व्यापारी नहीं कहला सकता। व्यापारी वो है जो धैर्य के साथ में धीरे धीरे लाभ उठाता है। जैसे कि होता है ना कि आपके पास में एक क्लाइंट आया और आपने सोचा कि यही एक मेरे पास में बंदा है, हम इसको, ठीक है, तो वहां पे सीन क्या है कि जो हमारा कस्टमर, जो हमारा भोक्ता है, हम एक आदमी से, जो मैंने पहले बोला कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बनाने के लिए कि जो हमारा एक आदमी है, हम एक आदमी से 100 रुपए कमाने की ना सोचे, हम 100 आदमी बना के 1-1 रुपए कमाने की सोचे। क्योंकि ये वो लोग होंगे जो हर हफ्ते, जो हर महीने आपको 1-1 रुपए देके जाएंगे। और जल्दी से लाभ के चलते आपने सपोज दैट किसी को बहुत ज्यादा पैसा बता दिया, आपने अपने प्रोडक्ट की वैल्यू, अपने सर्विस की वैल्यू बहुत ज्यादा बता दी, मे बी उसने आपको ज्वाइन भी कर लिया, बट आई एम डैम श्योर अबाउट दैट माय डियर, वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। वो एक बार आपसे सामान लेके जाएगा, वो एक बार आपसे सर्विस लेके जाएगा, फिर जाके उसको मार्केट में पता चलेगा कि भाई 20 रुपए वाली चीज 100 रुपए में आपको मिली है, वो दोबारा नहीं आएगा। लेकिन मार्केट में 20 रुपए वाली चीज आप 1 रुपए में दे रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि आप एक आदमी से 100 नहीं कमा रहे हो, आप 100 आदमी से 1 कमा रहे हो। और ये पेशेंस का ही काम है। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनकी फीस बहुत हाई है, उनके यहां पे क्राउड देखिए। और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनकी जो फीस है वो बहुत लो है और उनके यहां पे क्राउड देखिए। ये आपका जीवंत उदाहरण है, व्यवहारिक जिंदगी में आप देख सकते हैं। सारा खेल किसका है कि जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, जो आप वस्तु बेच रहे हैं, जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसकी वैल्यू के हिसाब से छोटे छोटे मार्जिन के साथ में आपको व्यापार को आगे बढ़ाना है। जल्दी से जल्दी लाभ कमाने की नहीं सोचना है, क्योंकि जल्दी से लाभ कमाने के चलते आपका जो व्यापार है, जो चलने लगा था, वो ठहर जाएगा और जो आपकी यात्रा है गरीबपुर से अमीरपुर वाली, वो रास्ते में ही रुक जाएगी। 8वां पॉइंट क्या है कि व्यापार में अपने ग्राहक को कभी निराश ना करें। क्योंकि कहते हैं नहीं, आप लोगों ने बहुत सारी दुकानों में देखा होगा कि ग्राहक ही देवता है, ग्राहक ही भगवान है। ये क्यों लिखा है? क्योंकि उस ग्राहक की वजह से ही हमारे पास में प्रॉफिट जा रहा है, जो क्रय विक्रय हो रहा है उसी का लाभ हमारे घर पे जा रहा है। तो एक व्यापारी, जो सफल व्यापारी है, वो कभी भी अपने किसी भी क्लाइंट को असंतुष्ट नहीं करता है। उसको किसी हर प्रकार से उसकी कोशिश रहती है कि वो उसको सेटिस्फाई करे। क्योंकि अगर एक कस्टमर आपका अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो आपके 5 कस्टमर को खराब कर सकता है। क्योंकि आज के टाइम पे सारी पब्लिसिटी से बड़ी पब्लिसिटी है और वो है माउथ पब्लिसिटी। आदमी, कोई भी व्यक्ति जो जुबान से किसी शब्द, किसी व्यक्ति, किसी भी सेवा के बारे में नाम लेके अगर उसके सामने कुछ चीज लगा देता कि अरे उनका काम अच्छा नहीं है, 4 आदमी भले आपके बहुत दीवाने हो, लेकिन उनके दिमाग में एक सेकंड थॉट आ जाता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। वो एक सीआईडी में सीरियल नहीं आता है कि दया कुछ तो गड़बड़ है, इसी प्रकार से उनके दिमाग में भी चीज आती है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो अपने ग्राहक को कभी निराश ना करें, अपने ग्राहक को हमेशा संतुष्ट करने की सोचें, चाहे वो बात वस्तु की हो और चाहे सेवा की। आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट आपके पास से हंसता हुआ जाना चाहिए, मुस्कुराता हुआ जाना चाहिए और यह सोचते हुए जाना चाहिए कि यार बहुत सही रेट में बंदे ने दे दिया अपने को। क्योंकि जब एक एक आदमी करके 100 आदमी आप बना लेंगे और एक आदमी से 100 न कमा के 100 आदमी से के कमाएंगे, तो वो एक एक कमाने वाले व्यक्ति आपके पास बार बार आएंगे। आप सोचिए कि अगर कोई प्रोडक्ट आप वीकली किसी के यूज में आता है और वो 100 लोग वीकली आपके पास आ रहे हैं, तो एक महीने में आपने कितना कमाया? आपने 1-1 रुपए ही कमाया, लेकिन कितना? 100 लोग आए, एक हफ्ते में 100 रुपए, दूसरे हफ्ते में 100 रुपए, तीसरे हफ्ते में 100 रुपए, चौथे हफ्ते में 100 रुपए, टोटल कितना कमाया आपने? 400 रुपए। लेकिन आपने क्या किया कि एक ही कस्टमर आया और उस पर आपने सीधे 100 रुपए कमा लिए। तो एक ही कस्टमर आया, वो दोबारा आएगा भी नहीं। और ये आपके वो कस्टमर है जो हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके पास रहेंगे। सेकेंड लास्ट पॉइंट है, 9th पॉइंट है, वो क्या है? 9वां पॉइंट क्या है कि अपने ग्राहकों से अपने व्यापार का फीडबैक है। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु और किसी सेवा का उपभोग करता है
तो उस व्यक्ति विशेष को ज्यादा पता होता है कि ये प्रोडक्ट कैसा है और ये सर्विस कैसी है। और वो कौन यूज कर रहा है? आपका ग्राहक, आपका कस्टमर। यानी कि अगर आपका कोई ग्राहक आपकी प्रोडक्ट और सर्विस को यूज कर रहा है तो उसकी ड्रॉबैक्स किसको पता है? आपके ग्राहक को। तो जो आपका ग्राहक है, आपको उनसे फीडबैक लेना है। कोई भी प्रोडक्ट आप नया लॉन्च कर रहे हो, आप क्या कर रहे हैं? आपको कहीं दुनिया में नहीं भागना है, आपको कोई क्वालिटी टेस्ट कराते नहीं घूमना है कि भाई ये चीज है वो चीज है। वो स्टार्टिंग फेज के लिए ठीक होता है, मार्केट में स्टैंड करने के लिए ठीक होता है, बट आपका जो कस्टमर है, आपका जो ग्राहक है, वो जो बताएगा वही सही होगा, क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपसे कोई पूछ ले कि भाई साहब कौन सी क्रीम लगाते हैं, आप उसी क्रीम का नाम लेंगे जो क्रीम आपको भाती होगी, जो क्रीम आपको अच्छी लगती हो। कोई किसी कंपनी का नाम लेगा, कोई किसी कंपनी का नाम लेगा, कोई किसी कंपनी का नाम लेगा, क्योंकि जितने तरह के लोग हैं उतने तरह के विचार हैं, उतनी तरह की पसंद है। हर आदमी अलग अलग कंपनी का नाम लेगा। वो क्यों लेगा? क्योंकि उस प्रोडक्ट को वो यूज कर रहा है और उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर उसी व्यक्ति ने किसी और व्यक्ति के कोई प्रोडक्ट को यूज किया होगा और उस प्रोडक्ट से उसको कोई दिक्कत आई हुई होगी, तो वो आपको सबसे पहले ये नहीं बताएगा कि आपको ये प्रोडक्ट यूज करना है। भाई तू सब कुछ करना, लेकिन फला वाला प्रोडक्ट मत यूज करना। मैंने यूज किया था, मेरे चेहरे पे दाने आ गए, मेरे झाइयां पड़ने लगी। वो उसके तरह ड्रॉबैक्स आपको बता देगा कि आप उस प्रोडक्ट की तरफ मूव ही नहीं करोगे। आपको अपने व्यापार को बढ़ाना है, आपको अपने सिस्टम को बढ़ाना है, तो आपको अपने जो ग्राहक हैं, आपके जो लोग हैं, आपके जो एसोसिएट्स हैं, वो आपको बताएंगे कि क्या बेहतर है और क्या नहीं। इसलिए 9वां पॉइंट है कि अपने ग्राहकों से हमेशा फीडबैक लेते रहें। आपने बड़े बड़े मॉल्स में देखा होगा, बड़े बड़े शॉप्स में देखा होगा, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में देखा होगा, इवेंचुअली आपने कॉलेजेस तक में देखा होगा कि एक सुझाव पेटिका होती है, एक सजेशन बॉक्स होता है ना अक्सर हर जगह पे। वो सजेशन बॉक्स जो होता है वो हमें हमारी सर्विसेज को अपग्रेड करने के लिए, हमारी सर्विसेज, हमारे प्रोडक्ट में जो कमी है उसको सही करने के लिए होता है। तो हमेशा हर महीने 7 दिन में अपने कस्टमर से, अपने ग्राहक से, अपने एसोसिएट से आपको फीडबैक लेते रहना है कि आपका ये प्रोडक्ट कैसा है, आपका ये जो सर्विसेज आप यूज कर रहे हो ये आपको कैसी लग रही है। क्योंकि कस्टमर क्रिएट्स कस्टमर, ग्राहक ही ग्राहक बनाता है। जितना ज्यादा ग्राहक आपके पास होगा उतना ज्यादा आपके पास में ग्राहक और बढ़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति खुद किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को यूज करता है, वो बेधड़क होके कहीं पे भी उस प्रोडक्ट की बड़ाई करता है, उस प्रोडक्ट की गुडविल करता है, उसकी गुडविल के बारे में बताता है, उसकी जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं उसके बारे में बताता है। और इस चीज को बताने के लिए उस कंपनी ने या उस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको पैसा नहीं दिया होता, क्योंकि he is happy with the services and he is happy with the product। सीधा सा फंडा। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे। जो लास्ट पॉइंट है व्यापार का, वो 10वां पॉइंट है। ये 10 नियम है व्यापार के जिनको जानना बहुत जरूरी है। और ये जो 10वां पॉइंट है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अपने व्यापार का रहस्य किसी को ना बताएं। माय डियर, अगर अपने व्यापार का, जो व्यापार आप कर रहे हैं, जो स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हैं, जिस प्रकार से भी आप काम कर रहे हैं, अगर इसका रहस्य आपने, इसका जो सीक्रेट है, क्योंकि हर व्यक्ति के काम करने का एक तरीका अलग होता है। अगर व्यक्ति के काम करने का तरीका अलग होगा तो व्यक्ति की स्ट्रेटजी भी अलग होगी। अब आपने क्या किया कि आपका जो काम करने का तरीका था, जो स्ट्रेटजी थी, वो आपने दी बता। अब उसी फंडे को, फॉर्मेट को फॉलो करके और उसमें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन करके वो आपका कंप्यूटर बनके, प्रतिद्वंदी बनके मार्केट में बैठ जाएगा। तो अपना व्यापार का सीधा सा फंडा है। जो व्यापार आप कर रहे हो, जिस प्रकार से आप व्यापार कर रहे हो, इसका सीक्रेट किसी को नहीं बताना है, वो खुद का सगा बड़ा भाई क्यों ना हो। क्योंकि ये जो नियम है ना, ये नियम दुनिया में इसीलिए बनाए जाते हैं जिस नियमों के अंतर्गत आदमी अधीन होता है, व्यक्ति एक अधीन होता है। ये व्यापार की दुनिया क्या है? 10 नियम है। इन 10 नियमों को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया, अपने व्यापार में उतार लिया, माय डियर, ये मेरी गारंटी है कि आपको, आपके व्यापार को, दोनों को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि व्यापार का सीधा सा मतलब व्यय और प्यार, इन्वेस्टमेंट भी है और प्यार भी है।
ठीक है। तो अपना रहस्य किसी को नहीं बताना है। आप किस बेसिस से काम कर रहे हैं, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, यह बात आपको किसी को नहीं बतानी है। आपके काम करने का तरीका, आपके अंदर कोई लाख पूछे कि भैया सर प्लीज बता दीजिए कि किस तरीके से ये काम करते हैं, और जो व्यक्ति आपसे आके आपके बिजनेस का सीक्रेट जानने की कोशिश करे, तो पहली बात ये समझ लीजिएगा कि वो जो बंदा है, जो व्यक्ति विशेष है, वो आने वाले टाइम का आपका कंप्लीटर है। क्योंकि किसी भी चीज के बारे में जानकारी हम तभी लेते हैं जब उसको करने की इच्छा हमारे हृदय में होती है। अगर आपको हवाई जहाज में उड़ना है और हवाई जहाज से यात्रा करनी है, तो तभी तो जाके आप हवाई जहाज की टिकट और सारी चीजों की जानकारी लेंगे। एग्जैक्टली ना, सेम यही चीज आपके साथ में भी है। आपको अपने बिजनेस का सीक्रेट किसी को नहीं बताना है। कुछ भी हो, अरे ठीक है, इट्स ओके कह के टाल मटोल करना है, और सीक्रेट ना बताने के साथ साथ उस व्यक्ति से बैर भी नहीं लेना है। अरे नहीं भैया बस चल रहा है, वो आप बेहतर जानते हो, क्योंकि व्यापार आपका है, इन्वेस्टमेंट आपने किया है, मेहनत आपने करी है, पसीना आपने बहाया है, तो आपको पता है कि उस पसीने की कीमत क्या है। लेकिन उस पसीने को ऐसे जाया नहीं करना है। हमको अपने व्यापार का रहस्य किसी को भी नहीं देना है। माय डियर, ये व्यापार की एक दुनिया है। क्योंकि देखिए, जब हम व्यापार करने जा रहे हैं, व्यापार के बारे में जान रहे हैं, और ये जो हमारा एपिसोड चल रहा है, जो हमारा शो, इसका नाम ही है अनलॉक योर सक्सेस। अनलॉक योर सक्सेस अपनी सफलता को खोलने वाला प्रोग्राम जो हो, आपको जो सफल बनाने वाला प्रोग्राम हो, तो बेसिक वो एक चीज आपको जरूर बताएगा कि ये जो नियम और जो कानून है, यही आपको आगे ले जाएंगे। क्योंकि अगर आपको कोई ताला खोलना है, तो उस ताले को खोलने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि वो ताला बंद हो, और जब वो ताला बंद है, तो उसके बाद दूसरी जरूरी चीज क्या है कि वो खुलेगा किससे, यानी कि आपके पास में उसकी चाबी होनी चाहिए। फिर तीसरी चीज आती है जो हमारा एफर्ट होता है। हमारा एफर्ट मतलब कि जो हम मेहनत करते हैं, उस कुंजी को लगा के उसको सही दिशा में घुमाना का, तभी तो वो ताला आपका अनलॉक होता है। इसी प्रकार से हमारा व्यापार भी है। पहले तो हमारे दिमाग में यह चीज सेट होनी चाहिए कि हमें व्यापार कौन सा करना है, हमें किस व्यापार के बारे में जानकारी है, हम किस व्यापार को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यानी कि जो ताला बंद था, वो आपकी सोच है कि आपको उसको करना है, यानी कि उस व्यापार के बारे में आपको पता होना चाहिए माय डियर। दूसरी चीज कुंजी, यानी कि चाबी। अब उस व्यापार को करना है, तो उस व्यापार को करना कहां है, उस व्यापार को करना कहां है जहां से आपके पास में प्रॉफिट आए। और तीसरी चीज है कुंजी को घुमाना, जो सही दिशा का। अगर हम ऐसे करके अगर चाबी घुमाएंगे तो ताला खुलेगा नहीं ना, हमें ताले को खोलने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही की को घुमाना पड़ेगा। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ताले को, चाबी को घुमाएंगे, तो आज नहीं, शाम नहीं, जीवन भर घुमाते रहेंगे माय डियर, ताला खुलने से सही दिशा आपको सही लक्ष्य तक ले जाती है। यानी कि जो क्लॉकवाइज जैसे हमने चाबी को रोटेट किया, तुरंत आप सफलता का ताला आपका खुल जाता है। तो माय डियर, व्यापार में और ताले में सेम समानता है। ताले को खोलना और व्यापार को चलाना दोनों एक ही चीजें हैं। तो आज के एपिसोड में आपने सीखा कि व्यापार की दुनिया क्या है, व्यापार की दुनिया कैसे चलती है, व्यापार में क्या क्या है, और व्यापार की दुनिया में नियम क्या है। माय डियर, डोंट लेट योर ड्रीम्स डाई। अपने सपनों को मरने मत दो। जो सपना आपने देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए लग जाओ। पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात आपको सपने को पूरा करने में लग जाएगी, अगर उस सपने को आपने मरने नहीं दिया है, आपने उस सपने को जिंदा रखा है। क्योंकि जिंदा दिल लोग ही सपनों को जिंदा रख पाते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले रविवार शाम 6 बजे ओनली ऑन केकेडी न्यूज। थैंक यू।